ये कि पानी वो भी 3 घंटे और वो भी नोजल विधि से, उससे ये चने का लगभग 9 से लेके 12 क्विंटल तक का उत्पादन निकाल रहे हैं। तो पानी जमीन से नहीं सूखेगा तो आपका चना आगे मतलब जब हाइट बढ़ेगी तो उमलने लग जाएगा या अंकुरित नहीं होगा। और कई बार क्या होता है 6-7 बोरे निकलता है, कई बार रेट अच्छा मिल गया तब तो किसान जीत जाता है। अगर खेती को आप एक धंधे के तौर पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको पूरी इसका कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ेगा। तो मैंने 100 क्विंटल चना मंडी में बेचा था 10,300 में। अच्छा, तो 9 से 10,000 रुपये पर एकड़ खर्चा आता है। माइक्रो राजा डाला 12, 11, 18 मैंने डीएपी के साथ मिला के डाला। डीएपी मैंने 20 किलो पर एकड़ डाला, 20 किलो मैंने 12, 11, 18 डाला और पॉलीसल्फेट डाला मैंने। लगभग 2.5 इंच के लगभग मेरे हिसाब से पर्याप्त रहता है। जितना गहरा आप डालेंगे उतना लेट अंकुरण होगा और उस दाने की जो है वो मेच्योरिटी पहले से फिक्स रहती है, मतलब उसकी उम्र फिक्स रहती है। तो उस अंकुरण के समय हम 2 घंटे स्प्रिंकलर से पानी देते हैं। ये दवाई का स्प्रे और अपना स्प्रे प्रॉपर होता है तो आपका प्लांट बाकी प्लाटों से पूरा अलग दिखता है। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल वृंदा फार्म में। और आज हम आए हैं छोटी हरदा, जो कि हरदा के पास स्थित है। यहाँ पर एक किसान ने लगभग 55 एकड़ में डॉलर चने का वैरायटी लगा रखी है, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। किस तरीके से डॉलर की खेती होती है, क्या क्या बीमारियाँ लगती है, उनको किस तरीके से रोकथाम करना है। पानी का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इसमें मुख्य माना जाता है, क्योंकि अगर पानी का मेंटेनेंस अपन नहीं कर पाए तो आपका प्लॉट जो है पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। उसी के साथ आपको उत्पादन नहीं मिलेगा और कुछ विगत वर्षों से मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण उत्पादन नहीं आ रहा है। उसके बाद भी जो किसान भाई है वो लंबे समय से लगभग 9 से लेके 12 कुंटल का उत्पादन निकाल रहे हैं। साथ ही साथ लगभग 55 से 60 एकड़ के रकबे में इतना एवरेज को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी खूबी मानी जा सकती है। इसमें अगर मैं डॉलर चने का थोड़ा सा एक इतिहास बता देता हूँ। डॉलर चना जो है साउथ अमेरिका से ओरिजिनेटेड है, जो कि थोड़े समय के बाद एक किसान जो था वहाँ पे देखने गया था, वहाँ से उन्होंने अपने पास में कुछ बीज लेके आया इंडिया में और उसको लगा के देखा। तो कुछ पौधे लगाने के बाद उसको यहाँ पे जो रिजल्ट था वो अच्छा देखने को मिला। उसने कुछ समय में उसको मल्टीप्लाई करके और अपने इंडिया में लगाना शुरू किया। अब अगर बात करूँ, जो डॉलर चने हम लगा रहे हैं वो कहाँ पे और क्या क्या इस्तेमाल में आते हैं, तो मुख्यतः डॉलर चने आप देख रहे होंगे कि छोले के इस्तेमाल में हम लेते हैं। दूसरा, कई लोग जो है इसको भिगो के इसको खाते हैं अंकुरित करके। और कुछ जानवर के तौर पे अगर बात करें तो घोड़े के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये एक्सपोर्ट होता है बड़े पैमाने पे, जो कि सऊदी और दुबई के एरिया में इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको पसंद किया जाता है। अब इसी के साथ हम आपको मिलवाएंगे खेत के ओनर से, जो किसान हैं, उनके जुबानी हम जानेंगे किस तरीके से ये 55 से 60 एकड़ का मेंटेनेंस करके एक ओवरऑल जो हम एवरेज की बात करें वो अच्छा किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट होता है। मेरा नाम अनिल पटेल है, मैं ग्राम छोटी हरदा का रहने वाला हूँ। काफ़ी समय से मैं डॉलर चने की खेती कर रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों से मेरे पास टोटल ज़मीन 110 एकड़ है और इस वर्ष मैंने 55 एकड़ में डॉलर चना लगाया है। 55 एकड़ का रकबा और उसी के साथ अगर बात करें तो 10 साल का अनुभव कम नहीं होता। तो आइए हम जानते हैं किसान जुबानी कि डॉलर का क्या राज है और किस तरह से ये रेगुलरली निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखा गया है प्लॉट पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है किसान को। तो इस वर्ष जो है बहुत कम लोगों ने डॉलर लगाया है, उसमें एक नाम इनका है और इनसे जानते हैं हम किस तरीके से इन्होंने मेंटेनेंस किया था। तो भाई हम स्टार्टिंग से जानते हैं, ताकि अगर कोई किसान भाई अगर लगाना चाहे तो उसके लिए इतना आसान हो जाए कि वो वीडियो देख के और सारा मेंटेनेंस कर सके। तो हम डिटेल में जानते हैं। तो भाई जैसे आपने खेत तैयार किया तो किस तरीके से किया? शुरुआत में मैंने सोयाबीन कटी, मेरी वेट पद्धति से सोयाबीन बोई हुई थी। पहले अपना खेत की जुताई की, पहले सिंगल जुताई की, फिर डबल जुताई की। फिर नेट पे देखा बारिश का मौसम आने वाला था तो मैंने 3 ट्रैक्टरों से इसको रोटावेटर करके जितनी जल्दी खेत सूखा के बना सकता था। फिर मेरा खेत बन गया। फिर अचानक से बारिश आ गई थी इस बार। अच्छा, तो मतलब आपने खेत बनाया और जैसे पानी आ गई। हाँ, जमीनें सूख नहीं पा रही थी। फिर हमें 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ा। फिर बारिश खुलने के बाद जैसे जैसे खेत सूखते गए हम देखते गए भी अब स्थिति है कि नहीं बोने की, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी होती है पानी। अगर पानी जमीन से नहीं सूखेगा तो आपका चना वो आगे मतलब जब हाइट बढ़ेगी तो उमलने लग जाएगा या अंकुरित नहीं होगा, सड़ाव लग जाता है। फिर खेत सूखने की रास्ता देखी, जब हमें ऐसा लगा कि हाँ अपना खेत प्रॉपर सूख गए हैं, तो अपन ने इसकी 3 नवंबर से बोनी स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैंने बारिश के पानी से बोया था। अच्छा, इसमें हमने बेसल की जिक्र नहीं किया। आपने 3 तारीख को तो बुआई की। हाँ, मैंने खेत बकरने के बाद मैंने बेसल लोड डाला, इसमें माइक्रो राजा डाला, 12, 11, 18 मैंने डीएपी के साथ मिला के डाला। डीएपी मैंने 20 किलो पर एकड़ डाला, 20 किलो मैंने 12, 11, 18 डाला और पॉलीसल्फेट डाला मैंने।
ये तीनों चीज़ मैंने बुआई के साथ बीज में डाली। अच्छा। माइक्रो राजा 7 स्टार और मेरे पास जीव अमृत खाद बना हुआ था, हाँ हाँ। वो मैंने लेबर से बटवाया। हाँ, बोनी के पहले मैंने पिघवा दिया। अच्छा, उसके बाद आपने बुआई कर दी। हाँ, फिर मैंने एवर गोल्ड से इसको सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट भी किया। एवर गोल्ड में मतलब ऐसा क्या है, एवर गोल्ड का आपने देखा है कई सालों से लोग अलग अलग, जैसे कई लोग जेलोरा से कर रहे हैं, कई लोग इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं, तो जेलो ये आप जो बता रहे हैं इसका क्या है एवर गोल्ड? इससे क्या है, ये चना जब अपना उगता है तो कीड़े नहीं लगते इससे, अच्छा। फंगस नहीं लगता है। ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कहीं नमी ज़्यादा है तो उसको अंकुरित तुरंत कर देता है, वो पूरी ताकत के साथ, मतलब पूरा उपयोग करता है पौधे के साथ। वो लंबे समय तक उस पौधे को स्वस्थ रखता है, कम से कम 20 दिन 25 दिन मान के चलो आप, स्प्रे की जरूरत नहीं लगती आपको। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आपने बुआई कर दी, अब बुआई में भी एक सबसे बड़ा मैटर है, हमारे किसान भाइयों के दिमाग में एक चीज फिक्स कर दी गई है कि दाना चना गहरा होना चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, दाना मीडियम होना चाहिए। लगभग 2.5 इंच के लगभग मेरे हिसाब से पर्याप्त रहता है। जितना गहरा आप डालेंगे उतना लेट अंकुरण होगा, और उस दाने की जो है वो मेच्योरिटी पहले से फिक्स रहती है, मतलब उसकी उम्र फिक्स रहती है। अब अगर आप उसको निकालने में ही इतना टाइम दे देंगे, 4 से 5 दिन या 6 दिन जो भी एक्स्ट्रा निकलने में लगता है, कई बार चना हमने देखा है 12-12, 13-13 दिन में निकला है जो गहरा चना लग डालते हैं, तो उसकी एनर्जी जो है वो वहीं पे लग जाती है। उसके बाद उसकी ग्रोथ कुछ कम देखने को मिलती है हमें। स्टार्टिंग में देखते हैं कुछ कुछ पौधे अपने जो है डंप होने लगते हैं, तो उसके लिए किसान का कहना है कि जो हवा उसके जड़ में जाती है या दाना खुला पड़ा रहता है उससे आ है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते बुआई के बाद 5वें 6वें दिन पौधा अंकुरित हो जाता है बीज यानी, तो उस अंकुरण के समय हम 2 घंटे स्प्रिंकलर से पानी देते हैं, ताकि जो अपने बोनी के समय जो एक लाइन बनती है वो खत्म हो जाती है, जमीन में हवा जाना बंद हो जाती है। हवा जाना बंद हो जाएगी, जड़ पर हवा नहीं जाएगी तो पौधा बिल्कुल भी नहीं उगलेगा। रेगुलर मतलब उसकी हाइट बढ़ती रहेगी, बाहर निकलेगा, फुटाव भी दिखेगा उसमें। यदि पौधे पे हवा जा रही है ऊपर से, तापमान तेज जा रहा है, तो उसमें फंगस लगने का 100% चांस रहता है। फंगीसाइड में हेक्साकोनाजोल 5%, एलिएंट और भी आती है फंगीसाइड जो अपने को सूटेबल हो जाए उनका स्प्रे, लेकिन स्प्रे करें तो प्रॉपर पानी भी डलना चाहिए। पौधा पूरा मतलब पानी से गीला होना चाहिए। मैं इसके अलावा कॉम्बी-2 भी डालता हूँ, और जड़ के फंगस के लिए मैं अपना ब्लैक गोल्ड डालता हूँ, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है लंबे समय तक। उसके रिजल्ट अच्छे, मैं काफ़ी समय से डाल भी रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि फंगीसाइड की अगर बात की तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। फंगीसाइड इलिएट आप ले सकते हैं शुरुआती अवस्था में, 22-3 ले सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया हेक्साकोनाजोल 5%, जो जोल ग्रुप का सबसे बेसिक टेक्निकल है। उसके अलावा आप चाहें तो टेबुकोनाजोल 25.9 ईसी फॉर्म में है, वो ले सकते हैं। इन तरीके के इन्होंने फंगीसाइड लिए। इसी के साथ में अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि 1340 वाटर सॉल्युबल आता है, वो ले। बाकी आप इस अवस्था में जो होता है मतलब फास्फोरस की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन और पोटास की आवश्यकता होती है, तो वो तीनों मैनेज हो जाए। उसी के साथ कई किसान भाई जो होता है मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं, जिससे पौधे के ओवरऑल ग्रोथ पे जो है वो फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से आप स्प्रे में स्टार्टिंग में मैनेज कर सकते हैं। 15 से 20-22 दिन तक आप ये स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हमारी आती है पानी की अवस्था। अगर आपकी काली मिट्टी, हल्की काली फरकी मिट्टी है तो कितने पानी देना है, अगर काली भारी मिट्टी है जिसके अंदर बारिश में झिरपाव चलता है तो उसके लिए कितना देना वो जानते हैं। तो भाई पानी का मैनेजमेंट कैसे करना है? भाई मेन इसमें पानी का मैनेजमेंट ही है। मेन इसमें पानी का मैनेजमेंट है। चने में पानी, जैसे मेरी ज़मीन जो है, मैं मेरी बता रहा हूँ कि मेरी ज़मीन भारी है, काली है, और बारिश में इसमें पानी का बहाव रहता है। तो मेरी ज़मीन में 28 से 35 दिन का जब चना हो जाता है तब मैं इसमें 3 घंटे नोजल से पानी देता हूँ। बस 3 घंटे में मेरा पर्याप्त पानी हो जाता है। इसके अलावा फिर मुझे चने के अंत तक पानी देने की जरूरत नहीं। मतलब एक ही पानी वो भी 3 घंटे? तो इतने बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि एक ही पानी वो भी 3 घंटे, और वो भी नोजल विधि से। उससे ये चने का लगभग 9 से लेकर 12 क्विंटल तक का उत्पादन निकाल रहे हैं। उसकी कहानी भी हम जानेंगे किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया वो। तो जैसे ये पानी आपने दे दिया भाई, इस पानी देने के ये 28 से 35 दिन ही क्यों चुने आपने? क्योंकि चने को पानी की आवश्यकता इसी समय रहती है। इसके बाद चना फूल पे डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, और अगर थोड़ा सा लेट अगर कोई किसान भाई, हमने देखा है 40 दिन की अवस्था पे भी जाते हैं, तो जो पहले के फूल आते हैं वो ड्रॉप होने लग जाते हैं। अच्छा, तो वो जो हमारा 5% 10% का नुकसान वो अपना नुकसान मान के स्टार्टिंग में हम देखते हैं। शुरुआत से अगर पौधा फूल के साथ चल रहा है तो वो स्वस्थ भी रहता है और उत्पादन भी बढ़ता है अपना। जी। अब इसमें एक चीज़ और ज़रूरी है, जैसे हमने बुआई की बात कर ली, सब कर ली, लेकिन इसमें एक चीज़ ये छूट रही है कि हमने कितनी दूरी पे लगाना चाहिए और कितना बीज दर रखना चाहिए। मैंने तो ये 80 किलो पर एकड़ बीज डाला है, और पहले मैं 9 इंच पे ही बोता था, 10 पे ही बोता था। अब मैंने 12 पे बोना चालू किया। पहले बोता था तो मेरा दाने का साइज थोड़ा छोटा रह जाता था। अच्छा। फिर मैंने धीरे धीरे अपने खेत पर अनुभव कर करके मैंने इस दूरी को 12 इंच पे लेके आया हूँ। तो 12 इंच पे 80 किलो पे दाने से दाने की दूरी प्रॉपर हो जाती है, चौड़ाई अच्छी हो जाती है। इससे चने में फुटाव अच्छा आता है
फुटाव के साथ दाना प्रॉपर पकता है, पूरा मतलब साइज बन जाता है उसका। हरदा जिले में ये साइज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मैंने उस पर गौर किया, और साइज अच्छा मिलेगा तो आपको भाव अच्छा मिलेगा। भाई इसमें जैसे आपने स्प्रिंकलर से पानी दिया, उसके बाद की स्टेप क्या रहेगी? अपन ने स्प्रिंकलर से पानी दिया, फिर थोड़ी ज़मीन जब सूखती है तो इसमें मेन रहता है, फसल में कचरा नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये अपना जो भी रहता है, चीला होता है, सरसों होती है, इनको अपने को बाहर निकालना होता है। तो कुछ किसान भाई कुल्पे से निकालते हैं, और मैं तो निदाई से निकालता हूँ। कुल्पे से पौधा क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, नुकसान होता है अपना। फूल भी कभी कहीं कोई फूल है तो वो भी गिर जाते हैं। भाई इसके अंदर जैसे ये जो प्लॉट जब भरता है, एक तो हमने देख लिया फंगस जो पौधा कहीं कहीं आपका डंप होता है, हाँ, और दूसरी स्टेज होती है जब आप फ्लावर कहीं कहीं देखने लगते हैं या प्लॉट आपका पूरी तरीके से भर जाता है। उस टाइम पे एक समस्या देखने को मिलती है, जो कि हमारे चने जो है टाके टाके में पीले पड़ने लगते हैं। उसका थोड़ा सा विस्तार से बताइए, उसको कैसे एक एक पौधे के लिए तो मैंने बता दिया, 2 तरीके थे पहले स्प्रे में। टाँके टाँके में खुलना है तो आप बेसल में ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। अगर उस समय आप भूल गए तो बाद में इसे पानी से पहले रेत में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, ताकि पानी के साथ वो जड़ के पास चला जाए। क्योंकि ट्राइकोडर्मा खुद एक फंगस है, खुद अपनी डेवलपमेंट बढ़ाता है, दूसरे फंगस को खाता है, तो धीरे धीरे उसका असर कम होकर उसका असर दिखाने लग जाता है। वो एक टोबी भी आती है, वो एबुकोनाजोन भी आता है, वो भी डाल सकते हैं। एबुकोनाजोल एक फंगिसाइड है जो कि स्प्रे के माध्यम से आप माध्यम से आ सकता है, लेकिन मेरे यहाँ टाँके खुलने की समस्या नहीं आती। मैं बेसल डोज से उसका ट्रीटमेंट करके चलता हूँ। अच्छा, जैसे नीम खली वगैरह आप हाँ, मैंने नीम खली भी डालता हूँ मैं। या तो आप बेसल में ले सकते हैं, बेसल के साथ में नीम खली और कोई भी एक फंगिसाइड जो कि हमारी जड़ की समस्या को रोकता है। वैसे तो मुख्यतः देखा गया है, अगर आपका पानी का मैनेजमेंट बिल्कुल अगर परफेक्ट रहेगा तो आपके खेत में समस्या नहीं दिखेगी। और अगर दिख भी रही है तो किस तरीके से दिखेगी कि आप एक ही फसल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फंगस जो है डेवलप हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कोई पौधा सूखने के बाद में फिर से उसकी पत्तियां बनने लगती है, वहाँ से जब उसकी जो घेटी बन के दाना आता है तो वो जो है फंगस ग्रसित हम बोल सकते हैं। वो अगर आप चाहो तो आप उसको छटवा सकते हो, और नहीं छटवाएंगे तो अगले साल वो जो बीज है वो समस्या हमको देखने को मिलती है उससे। तो उसका अगर रोकथाम आप कर लेंगे तो हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि अगर नहीं कर पाए तो आप ट्राइकोडर्मा आप ले सकते हैं, रेत में मिला के आप उसको जहाँ पे आपको स्पॉट दिख रहा है वहाँ पे डाल के, और उसके बाद स्प्रिंकलर से पानी मैनेज कर सकते हैं। वहाँ से भी नहीं हो रहा है तो आप टेबुकोनाजोल हो गया, बाविस्टिन हो गया, हम आपको तरह तरह के फंगिसाइड बता रहे हैं। उसके उपयोग से एक हद तक इस तरीके से कंट्रोल हम कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है, आपको पानी की मात्रा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि पौधे को जब तक हम भिगोएंगे नहीं तब तक उसका रिजल्ट चने पे नहीं देखा गया, ये हमारा अनुभव है। और वो आप जब लें तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि हमारा जो पानी का डोज है और दवाई का डोज है वो पर एकड़ उतना ही जाना चाहिए जितना हम पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो जा रहा है। उस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब जानते हैं जो 45 दिन के लगभग की स्थिति में हम जो है पूरी तरीके से बतर भी आ जाती है, उसके बाद हम स्प्रे में ऐसा क्या लेते हैं, ऐसी कौन सी चमत्कारी दवाई लेते हैं जिससे आपका उत्पादन इतना आता है? चमत्कारी दवाई तो मौसम में प्रकृति पहला तो जी है ना। दूसरा है फिर स्प्रे में मैं अवान नाटुर कॉम्बो का लेता हूँ, 15-5-30 माइक्रोन्यूटन लेता हूँ, और बोरान लेता हूँ एक, जिसे अपना ईल मार लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अवान नाटुर से जो फूल आते हैं वो व्यवस्थित आखिरी तक रहते हैं, मतलब फूल का ड्रॉप नहीं होना है। अच्छा, बोरॉन जो कहीं फूल ना आ सके उसको, पौधे को स्वस्थ रखता है, ताकत देता है। अवान नाटुर भी वही करता है, पौधा पूरा स्वस्थ रहेगा फूल आएंगे तो, क्योंकि उस समय पौधे को काफ़ी मतलब ताकत लगानी पड़ती है। क्योंकि फूल में फूल निकलता है तो उस टाइम ब्रांचिंग भी कर आराम से, तभी फूल भी निकालता है, घेटियाँ भी बनती है, सभी चलता है। तो बोरॉन घेटियों में मदद कर देता है, अवान नाटुर की झड़ने नहीं देता है, ड्रॉप नहीं होता है कुछ भी, और पौधा बिल्कुल नेचुरल दिखेगा आपको। यानी आपको ये दवाई का स्प्रे और अपना स्प्रे प्रॉपर होता है तो आपका प्लांट बाकी प्लांटों से पूरा अलग दिखता है। अच्छा, तो इस तरीके से आप भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इन 3-4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन अगर लेंगे तो उससे आपको जो पौधे के अंदर वीकनेस नहीं आती और नेचुरल तरीके से पौधा चलता है। साथ ही साथ बोरॉन क्यों जरूरी है, क्योंकि बोरॉन जो हमारे फूल हैं वो स्टार्टिंग अवस्था में फूल को झड़ने भी नहीं देता, फूल को लाने में मदद करता है। साथ में जो दाना बनेगा उसके घेटी को फटने नहीं देता, दाने का साइज अच्छा लाता है, साथ ही साथ शाइनिंग और वजन बढ़ाता है। तो इतने सारे काम करता है, लेकिन बहुत छोटी सी दवाई है, लेकिन किसान भाई मिस कर जाते हैं। उसी के कारण छोटी छोटी दवाइयों के कारण और छोटे छोटे डिसीजन के कारण जो होता है हमें एवरेज नहीं मिल पाता। उस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। आपने इसके अंदर फंगिसाइड का जिक्र नहीं किया जो कि मेन होता है। नहीं, फंगिसाइड मैं इस स्प्रे के साथ नहीं डालता हूँ, क्योंकि वो उसका प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। फंगिसाइड जब 60% फूल रहते हैं और 40%
अपनी घेटियाँ बनने लग जाती है। अच्छा उस समय किया हुआ फंगीसाइड का असर अच्छा रहता है, अच्छा अच्छा। मतलब रिजल्ट दिखता है अपना। हाँ तो और फंगीसाइड मेरी ओन डालता हूँ बीएसएफ का, जो चने के लिए सबसे अच्छा है, अच्छा बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं पिछले 5 साल से डाल रहा हूँ। जी। इससे क्या है, आपका पौधा एक तो प्लाट एक जैसा रहता है आपका, हाँ कोई बीमारी नहीं लगती है, उमाला नहीं आता है वापस। कभी कभी घेटियाँ बनती है तो पौधे सूखने लग जाते हैं, तो वो स्थिति नहीं आती, आपका खेत एक जैसा रहता है, स्वस्थ रहता है पूरा पौधा, नेचुरल। मेरीवन कितना बेहतर साबित हो सकता है, भाई साहब का 5 साल का अनुभव बता रहा है। और मेरीवन डालने का मतलब क्या होता है कि फंगीसाइड है जो कि सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, उसका रोल आपका पौधा जिस दिन से आपने स्प्रे किया जब तक कटेगा, जब तक उसका काम करता है। और कोई भी फंगीसाइड का उपयोग जब आप करते हैं तो पौधे की जो अवधि है, उम्र है, वो लगभग 5 से 7 दिन या 10 दिन हम कह सकते हैं बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि जो पौधे के अंदर ठहराव दिखेगा, उसमें आपकी फूल की वृद्धि होगी, जो भी फूल है वो सही रहेगा। साथ में रुकने के कारण 5-7 दिन में एडिशनल जो आपका दाना है वो रुकेगा, तो भरने का साइज जो है, उसका दाने का साइज भी बढ़ेगा। ये 2-3 फैक्टर जो होते हैं उससे हमें उत्पादन बढ़ के मिलता है। इसके बाद में जैसे आप ने बताया कि फूल की अवस्था हो गई जी। फूल की अवस्था से आपने दवाई जो डाली, उसके बाद में हमें जो पौधे के लिए क्या ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जिसको डाल के हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और वो किस अवस्था पे डलता है? ये डलता है 80 से 90 दिन के बीच में। अच्छा तीसरा स्प्रे बोलते हैं उसको अपन, हम तीसरा स्प्रे बोलते हैं। तो के प्रीमियम आता है, उससे दाने का साइज प्रॉपर बन जाता है। कोई खाली घेटी रहती है तो उसमें दाना बनना चालू हो जाता है, उससे चमक आती है, कलर में अंतर आता है जी, वजन में अंतर आता है। उसके साथ में कॉम्बी स्टिप भी डालता हूँ। अच्छा कॉम्बी स्टिप उसको बैलेंस बना के रखती है, उससे पौधा बैलेंस रहता है। उसके साथ में पोटास भी डालता हूँ। अच्छा। और इसमें इस अवस्था में इल्ली कंट्रोल के लिए हमें कुछ देना है? इल्ली के लिए तो अपना खेत देखता रहे, अपना खेत अपने से बात करता है, अपने को समय समय में बताता रहता है कि क्या कब डालना है। वो मैनेजमेंट आपको हर जगह की अलग अलग स्थिति के हिसाब से चलती है। और जैसा अगर रिक्वायरमेंट रहे हाँ, तो आप डाल सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। इल्ली मार का स्प्रे आप चाहो तो 4 बार भी कर सकते हैं, इल्ली रहे तो 3 बार भी कर सकते हैं। अब इसमें जैसे हम बात करें भाई, ये दवाई तो आपने बता दी, लेकिन इसका क्या रिजल्ट आपने देखा जो आपका खेत अलग दिखा है? मैंने देखा है कि मैं ये जब स्प्रे करता हूँ साथ में पोटास का, तो पोटास में थोड़ा सा किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा नुकसान तो होता है, लेकिन जब घेटियाँ बनती है, दाना पकता है, तो कुछ घेटियाँ अपनी खाली रह जाती है। पोटास के स्प्रे से प्रॉपर हर घेटी में दाना बनता है। कहीं कहीं 2 दाने होते हैं तो घेटियाँ फटने की समस्या होती है, वो सबको रोकथाम करके बैलेंस बनाता है। आपका 100% प्रोडक्शन निकलेगा उससे, अगर आप पोटास डालते हैं तो। अब अपना घेटियाँ ज़्यादा दिखती है, प्रोडक्शन कम होता है, तो कुछ किसान भाई पूछते हैं कि भैया ये कैसा होता है कि हमारी घेटियाँ ज़्यादा थी, प्रोडक्शन कम आया। तो ये अपनी ज़मीन में 2 चीज़ों की, मतलब मेरी ज़मीन में 2 चीज़ों की अक्सर कमी पाया है मैंने, पोटास की और बोरॉन की। ये दोनों के स्प्रे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हमेशा करता हूँ। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि अगर कोई भी फसल लगाएं तो मिट्टी परीक्षण बहुत जरूरी होता है। अगर आप खेती को सिर्फ खेती की तरीके से ले रहे हैं तो आप सही खेती कर रहे हैं, और अगर खेती को आप एक धंधे के तौर पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको पूरी इसका कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ेगा। ज़मीन के अंदर आपकी क्या चीज़ की कमी है, अगर वो डालेंगे तो उससे हमारी कॉस्टिंग कम होगी एक तरीके से, क्योंकि कई ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी है और दूसरे पोषक तत्व जो हम एडिशनल डाल रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले मैं भी ऐसा ही करता था कि सभी स्प्रे करता था कि जिसने बोला स्प्रे कर दे, लेकिन फिर मैंने खुद अपने खेत से घूम के सब चीज़ें सीखी है कि पौधे में कहाँ क्या कमी रही है। जैसे अपना पौधा आखिरी में जब सूखने की अवस्था में आता है, भी अब खेत अपना कंप्लीट हो गया है, तो उसमें 90 मतलब 20% 10% ऊपर की घेटियाँ खाली रहती थी। लेकिन मैंने 4 साल से पोटास का स्प्रे चालू किया, बोरॉन चालू किया, तो मेरे ऊपर वाली घेटियाँ खाली होने की समस्या खत्म हो गई। तो उससे आपका एडिशनल बेनिफिट होगा। एडिशनल पे एवरेज जो मिलता है वो अपने प्रोडक्शन से ही मिलता है, मतलब कि सही समय पर सही चीज़ डालना, मैनेजमेंट से। और इस चीज़ को लोग सीरियस नहीं लेते, और कई बार क्या होता है 6-7 बोरे निकलता है, कई बार रेट अच्छा मिल गया तब तो किसान जीत जाता है, लेकिन इस साल जैसे देखे रेट नहीं है। मैं रेट पे काम नहीं करता, मैं उत्पादन पे काम करता हूँ। रेट तो जो मिलना है वो तय है अपना। हाँ और उससे मुझे ये फायदा निकला है कि मेरा माल जब भी मंडी जाता है तो मेरी ट्राली बाकी ट्रालियों से कलर और साइज अलग दिखता है, अच्छा। और भाव में अंतर आता है। मुझे 400-500 रुपए का अंतर मिलता है। 400-500 रुपए? हाँ, मतलब आपने अगर कुंटल से बात करें तो जो आपने लागत लगाई वो पूरी लागत, मैंने जो प्रोडक्शन बढ़ाया उसमें मेरी लागत निकल गई। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने लागत तो मेरी पहले ही निकाल ली थी, ये तो मेरा प्रॉफिट है जो मुझे लेना है। मैं उसको सही तरीके से सही समय अपना बेचना, भाव लेना। जैसे लास्ट टाइम मेरा मंडी में माल गया था, तो मैंने 100 क्विंटल चना मंडी में बेचा था 10,300 में। अच्छा। वो माल एक व्यापारी के द्वारा कहीं बाहर भेजा गया
3 दिन बाद मेरे पास उस व्यापारी का हरदा मंडी से फ़ोन आया था। फिर उसने बोला भाई आपका पूरा माल हम इसी भाव में लेना चाहते हैं, अगर आप देना चाहो तो, और घर से उठा लेंगे। तो मेरा पूरा माल उस व्यापारी ने लिया। शायद ये माल मेरा तमिलनाडु तरफ गया था। तो लास्ट टाइम मेरा 80 एकड़ मतलब 75 से 80 के बीच में मेरा डॉलर था। उसने 700 क्विंटल के लगभग डॉलर बेचा था। ये बहुत बड़ा फिगर बता रहे हैं। 80 एकड़ में डॉलर चने की खेती की और 700 क्विंटल निकाला। और 700 क्विंटल के साथ में अगर आप कैलकुलेट करेंगे 10,300 के रेट में पूरा चना घर से उठा के ले गया व्यापारी, तो दवाई का कितना फर्क होता है ये फैक्टर जब ये बता रहे हैं तब पता लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी मेंटेनेंस कर सकते हैं। और इसी के साथ इनका इंटरव्यू हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा रकबा अपने ऊपर एक वजन होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने लगाया है, क्योंकि आप लगा के नुकसान भोगने के लिए खेती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान देने के लिए और भी दूसरे फैक्टर है जिससे मिल रहा है। लेकिन इतने बड़े रकबे में रिस्क लेना बात अलग है, मेंटेनेंस करना बात अलग है। प्रोडक्शन निकाल के और अच्छे रेट में, एक ही रेट में मतलब जो दिया है उसका बहुत बड़ा फैक्टर, और किसान को एक नए लेवल पे इन्होंने लेके चले गए खेती को। और छोटी छोटी चीजें बताई, इन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बुआई से मतलब खेत जुताई से लेके खेत कटाई तक पूरा समय अपना ध्यान अपने खेत पे रहना चाहिए। मतलब समय समय पर बेसल डोज से फर्क पड़ता है, सही स्प्रे से फर्क पड़ता है, कचरा ना होने से फर्क पड़ता है, सही पानी के मैनेजमेंट से फर्क पड़ता है। अगर आपका बेसल डोज सही है और आपका प्रॉपर स्प्रे हो रहा है, तो पिछले वर्ष मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्प्रिंकलर से 3 घंटे पानी दिया और उसके 4-5 दिन बाद लगातार बारिश हुई थी अपने यहाँ। लेकिन उससे भी मेरे चने में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने पिछले साल भी 9 क्विंटल से चने बेचे हैं और हरदा मंडी में 9-800 के भाव से मैंने चने बेचे। ये इस साल की, ये आने वाला साल तो अब चल रहा है, इसका अब देखेंगे क्या होता है। ठीक, लेकिन आपका प्रोडक्शन का साइज अच्छा है, मतलब साइज अच्छा है, कलर अच्छा है, तो आपको भाव मिलेगा। मैंने इंदौर भी चना बेचा है। अपना चना, मेरा चना लगभग साइज और कलर में अपने निमाड़ का चना सबसे बेस्ट बोलते हैं। हाँ। मैं लगभग 90% वहाँ तक पहुँच गया हूँ। 10% और बचा है, तो मैं वहाँ तक जाने की इस साल अभी काम कर रहे हो आप? मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे। भाई इसमें अगर हम फिगर की बात करें तो आपने 80 एकड़ में जो डॉलर लगाने की कहानी बताई थी, तो उसमें 1 एकड़ में आपकी क्या लागत आई और 1 एकड़ में प्रोडक्शन क्या आया और टोटल आपने कितना बेचा और क्या भाव में बेचा? भाव का तो मैंने आपको बताई है कि 10,300 में मैंने मंडी बेचा था जी। और प्रोडक्शन की है कि मैं 10 के एवरेज से मैंने पूरा चना बेचा था। 10 बोरे पर एकड़? एकड़। अच्छा। लागत का ऐसा है भाई कि बीज तो मेरा स्वयं का रहता है। बीज के अलावा बेसल डोज, दवाई, खाद, अपना DAP और खर्चे निकालें तो 9 से 10,000 रुपये पर एकड़ खर्चा आता है। उसमें बेस्ट क्वालिटी का काम हो जाता है। आप अगर लागत में क्रॉस कटिंग करेंगे तो प्रोडक्शन में क्रॉस कटिंग होगी आपकी। अच्छा, और इसमें अपन बात करें तो आपने रेट की बताई थी 10,300 और लगभग 700 क्विंटल आपने दिया था। तो इस हिसाब से आप अनुभव कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि डॉलर की खेती अगर सही तरीके से अगर आप करेंगे तो किस तरीके से आपको पैसा जो है एक अच्छा बच के अच्छा मुनाफे की ओर हम जा सकते हैं खेती में। जो लोग कह रहे हैं कि डॉलर चना अच्छा नहीं है या उमाला आता है, तो ये उदाहरण देख सकते हैं। 80 एकड़ 50 से लेकर 80 एकड़ के बीच में खेती कर चुके हैं, 10 क्विंटल का एवरेज पर एकड़ ले चुके हैं। और ये इनके जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मार्केट में सबसे बेस्ट क्वालिटी रहती है। तो इतनी चीज़ों को मेंटेन करके अगर खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ताकि आपको एक डिटेलिंग मिले किस तरीके से खेती होती है और इसमें हम उत्पादन बढ़ा के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी चीज़ की जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे और इस तरीके से सारा मैनेजमेंट करके एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। धन्यवाद भाई। सभी किसान भाइयों को राम राम।